पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक इमोशन है, एक इल्यूजन है और कभी कभी एक सपना भी। कभी आपने सोचा है कि जिस पैसे को कमाने के लिए हम अपनी जिंदगी का हर दिन खपा देते हैं, वो असल में आया कहां से? इसका इतिहास क्या है? और सबसे जरूरी बात, क्या हम पैसे को चलाते हैं या पैसा हमें? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो न केवल पैसे के इतिहास को उजागर करती है, बल्कि ये भी बताती है कि इंसान और पैसे के रिश्ते में असली मालिक कौन है। मनी, अ स्टोरी ऑफ ह्यूमैनिटी। डेविड मैकविलियम्स की यह किताब कोई फाइनेंशियल गाइड नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें दिखाती है कि पैसा कैसे हमारी संस्कृति, हमारी सोच और हमारी इंसानियत को प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि बार्टर सिस्टम से लेकर बिटकॉइन तक का सफर कैसा रहा, बल्कि हम आपको वो कहानियां सुनाएंगे जो दिखाती हैं कि कैसे एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने पैसे के रूप गढ़े, कैसे राजा महाराजा अपनी सत्ता को सिक्कों में ढालते थे और कैसे आज का मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम असल में हमारी साइकोलॉजी को कंट्रोल करता है। हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां आपको समझ आएगा कि वेल्थ और वर्थ में क्या फर्क होता है। यह वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह एक जर्नी है, आपकी, मेरी और हम सबकी, जिसे पैसा डायरेक्शन देता है, कभी सही और कभी बहुत ही भटकाने वाला। हम उन भावनाओं को छुएंगे जो हर मिडिल क्लास फैमिली महसूस करती हैं। ईएमआई की टेंशन, बच्चों की फीस, सेविंग्स की चिंता और उस ड्रीम लाइफ का सपना जिसे हम शायद कभी पूरा कर भी नहीं पाते। और फिर हम देखेंगे कि ये सब कुछ जो हमें इतना परेशान करता है, वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट कैसे बन गया। डेविड मैकविलियम्स ने इस किताब में जिन इनसाइट्स को पेश किया है, वो हर भारतीय के दिल को छू सकते हैं, क्योंकि यहां भी पैसा सिर्फ जरूरत नहीं, एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। और यही अंडरस्टैंडिंग हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं, ताकि आप पैसा कमाने की दौड़ में खुद को न खो दें। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि असल में मनी क्या है, केवल एक करेंसी या एक कल्चरल फोर्स, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम आपको सिर्फ जानकारी नहीं देंगे, हम आपको महसूस कराएंगे कि पैसा हमारे जीवन में कितना गहराई से बसा हुआ है और कैसे हम उसे एक बेहतर पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैप्टर 1, पैसे का आविष्कार। कभी एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे समय में हैं जब न कोई नोट था, न कोई सिक्का, न बैंक, न कार्ड, न ही यूपीआई। उस समय अगर आपको गेहूं चाहिए होता तो बदले में कुछ देना पड़ता, जैसे दूध, लकड़ी या मछली। जिंदगी उस दौर में बस एक सौदेबाजी बनकर रह गई थी। हर चीज का मूल्य तय होता था आपकी जरूरत और सामर्थ्य के बीच। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इंसान ने सोचा, क्या कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती जो हर किसी के लिए एक समान मूल्य रखे? कुछ ऐसा जो एक बार तय हो जाए तो सबके लिए भरोसे का प्रतीक बन जाए। यहीं से जन्म हुआ पैसे के विचार का। यह आविष्कार किसी मशीन से नहीं निकला था, न ही किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में हुआ था। यह इंसानी सोच और सामाजिक जरूरतों से निकला एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था। एक ऐसा आइडिया जो आज दुनिया के हर कोने में इंसान की जिंदगी को चला रहा है। पैसे का जन्म उस समय हुआ जब इंसान ने पहली बार किसी ऐसी चीज को चुना जिसे वह हर लेन देन के लिए एक मध्यम की तरह इस्तेमाल कर सके। पहले यह चीजें सीपियां थीं, फिर धातुएं, फिर सोना और चांदी। लेकिन असली क्रांति तब आई जब हमने इन चीजों को सिंबॉलिक वैल्यू देना शुरू किया। सोचिए, एक साधारण सा चमकता हुआ सिक्का जो अपने आप में खाने, कपड़े या जमीन का मूल्य लेकर घूमता था। क्या यह जादू नहीं था? पैसे का आविष्कार असल में इंसानी भरोसे का आविष्कार था। एक ऐसा विश्वास जिसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, पर जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को थामे हुए है। कोई सिक्का तभी मूल्यवान बनता है जब समाज उसे स्वीकार कर लेता है। और यही विचार इतना शक्तिशाली था कि इसने इंसान की सोच, उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यता को बदल कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ आर्थिक विकास की नहीं है, बल्कि सामाजिक जुड़ाव की भी है। पैसे ने हमें दूर दूर के व्यापारों से जोड़ा, अलग अलग समुदायों के बीच विश्वास की एक डोर बनाई और धीरे धीरे पूरी दुनिया को एक ग्लोबल इकोनॉमिक नेटवर्क में पिरो दिया। पैसा अब सिर्फ लेन देन का माध्यम नहीं रहा, वो हमारी पहचान बन गया, हमारी स्थिति, हमारा स्टेटस और हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस आविष्कार ने इंसान के भीतर लालच, प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा को भी जन्म दिया। जैसे जैसे पैसा जरूरत से ज्यादा महत्व पाने लगा, हम उसका पीछा करते करते खुद को भूलने लगे।
पैसा अब एक जरिया नहीं बल्कि मंजिल बन गया। और शायद यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है, इंसान और पैसे के रिश्ते की वो उलझी हुई डोर जो आज तक सुलझी नहीं है। डेविड मैकविलियम्स हमें याद दिलाते हैं कि पैसा सिर्फ एक इकोनॉमिक टूल नहीं है, बल्कि एक डीपली ह्यूमन फिनोमिनन है। यह हमारी इमेजिनेशन और हमारे इमोशंस का हिस्सा है, और जब हम इस बात को समझते हैं तभी हम पैसे से अपने रिश्ते को नया रूप दे सकते हैं। तो अगली बार जब आप अपने वॉलेट में पड़े किसी नोट को देखें तो बस एक पल को सोचिए, यह सिर्फ एक कागज नहीं है, यह हजारों सालों की सोच, संघर्ष और विश्वास का परिणाम है। चैप्टर 2, वस्तु विनिमय से मुद्रा तक का सफर। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां कोई पैसा नहीं चलता। आपकी जरूरतें हैं अनाज, कपड़े, मिट्टी के बर्तन, और बदले में आपके पास है सिर्फ दूध। अब आप उस दूध को लेकर गांव के अलग अलग कोनों में घूमते हैं। किसी को मना लेते हैं कि वो अपने गेहूं के बदले आपसे दूध ले ले। कोई मना कर देता है क्योंकि आज उसे दूध की जरूरत ही नहीं। कहीं सौदा होता है, कहीं नहीं। और इस पूरी प्रक्रिया में आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपकी गरिमा, सब कुछ दांव पर लग जाती है। यही था बार्टर सिस्टम, वो दौर जब इंसानों ने बिना पैसे के जरूरतों की अदला बदली से अपना जीवन चलाने की कोशिश की। यह व्यवस्था जितनी सरल दिखती है उतनी ही असुविधाजनक भी थी। सोचिए, जब आपके पास कुछ ऐसा हो जो दूसरे को अभी नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे? कैसे तय होगा कि दूध का मूल्य गेहूं के सामने क्या है, या मछली के बदले कितने आम दिए जाएं? सब कुछ उलझा हुआ था, अस्पष्ट, अस्थायी और असंतुलित। यहीं से शुरू हुआ इंसान का सबसे क्रांतिकारी सामाजिक प्रयोग, मुद्रा का जन्म। जब आदान प्रदान की इस उलझन ने इंसान को परेशान किया, तब उसने ऐसे माध्यम की कल्पना की जो हर जगह स्वीकार्य हो, जिसे हर कोई माने और जिससे लेन देन करना आसान हो जाए। और फिर शुरू हुआ वो लंबा सफर जहां वस्तुएं धीरे धीरे करेंसी में बदलने लगीं। कभी ये मुद्रा सीपियां रहीं, कभी नमक, कभी धातुएं जो मूल्यवान मानी जाती थीं। लेकिन असली क्रांति तब हुई जब इंसान ने धातुओं को पिघलाकर एक विशेष आकार में ढालना शुरू किया, सिक्कों का आविष्कार किया। ये सिक्के केवल धातु के टुकड़े नहीं थे, ये थे भरोसे के प्रतीक। उन पर राजा की मुहर होती थी, साम्राज्य की पहचान होती थी, और सबसे बड़ी बात, ये हर किसी के लिए एक समान माने जाते थे। अब एक दूध वाला, एक किसान और एक बर्तन बनाने वाला, सभी एक ही माध्यम से लेन देन कर सकते थे। अब व्यापार आसान हो गया था, समय बचने लगा था, और इंसान का आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। मुद्रा ने समाज को जोड़ा, दूर दराज के व्यापारों को मुमकिन बनाया, और इंसानों को पहली बार यह एहसास कराया कि उनका सामूहिक विश्वास एक अदृश्य शक्ति है जो कागज, धातु या किसी प्रतीक को मूल्यवान बना सकती है। पर क्या आप जानते हैं, इसी सफर में पैसा धीरे धीरे सिर्फ एक साधन न रहकर एक स्टेटस सिंबल बनता गया। अब सिक्कों की खनक में ताकत की गूंज सुनाई देने लगी थी। जिसे ज्यादा सिक्के मिले वो ज्यादा प्रभावशाली माना जाने लगा। समाज में ऊंच नीच की रेखाएं खींचने लगीं। मुद्रा जहां एक और सुविधा लेकर आई, वहीं उसने भेदभाव और लालच की बुनियाद भी रख दी। डेविड मैकविलियम्स ने इस ऐतिहासिक सफर को इस तरह से पेश किया है मानो हम खुद उन गलियों में चल रहे हों जहां पहली बार कोई व्यापारी अपने गेहूं के बदले किसी चमकते हुए सिक्के को देखकर चौंक गया हो, जहां किसी बच्चे की आंखें उस नए चमकते मूल्य को देखकर सपनों से भर गई हों, और जहां किसी गरीब ने पहली बार यह महसूस किया हो कि अब उसके पास भी वो है जिसे सब मानते हैं, एक भरोसे का टुकड़ा। वस्तु विनिमय से लेकर मुद्रा तक का यह सफर केवल व्यापार का नहीं, विश्वास का है। यह सफर इंसान के विकास का है, उसकी सामाजिक संरचना, उसकी सोच और उसकी महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब है। यह हमें सिखाता है कि हम मिलकर किसी भी प्रतीक को ताकत दे सकते हैं, चाहे वो एक साधारण सा सिक्का हो या आज की डिजिटल करेंसी। और आज जब हम अपने मोबाइल से एक क्लिक में पेमेंट कर देते हैं, तो शायद हमें यह याद रखना चाहिए, यह सफर सिर्फ तकनीक का नहीं बल्कि उस मानवीय सोच का है जो सदियों पहले शुरू हुई थी, एक ऐसे वक्त में जब इंसान सिर्फ अपनी जरूरतों को समझकर उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रहा था, बिना किसी मुद्रा के, बिना किसी नोट के। चैप्टर 3, राजा, सिक्के और सत्ता। एक समय था जब इंसान सिर्फ जरूरतों के लिए जीता था, खाना, पानी, छत और सुरक्षा। लेकिन जब छोटे छोटे समूहों से समाज बनना शुरू हुआ, तो कुछ लोगों ने महसूस किया कि नियंत्रण और सत्ता सिर्फ एक आदमी के पास ही होनी चाहिए। वे सोचने लगे, अगर मैं अपने
सिर्फ ताकत से नहीं, सिंबलिज्म से भी हासिल की जा सकती है। और तब एक ऐसा युग शुरू हुआ जहां सिक्कों की खनक सिर्फ लेन देन का माध्यम नहीं रही, बल्कि वह सत्ता की गूंज बन गई। राजाओं ने महसूस किया कि अगर जनता को एक साझा प्रतीक दे दिया जाए, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे सब मूल्यवान माने, तो न सिर्फ व्यापार को नियंत्रित किया जा सकता है, बल्कि लोगों की सोच को भी आकार दिया जा सकता है। और इस सोच ने जन्म दिया कॉइनेज को, वो सिक्के जो अब सिर्फ धातु नहीं थे, बल्कि उस राजा की छवि बन गए, उसकी ताकत का प्रमाण, उसकी सत्ता की मुहर। सिक्के अब छोटे छोटे साम्राज्यों में राजा की मौजूदगी बन गए थे। आप चाहे कहीं भी हों, किसी सुदूर गांव में या किसी व्यस्त बाजार में, अगर आपके पास उस राजा का सिक्का है तो आप उस राज्य का हिस्सा हैं। हर सिक्के पर राजा की तस्वीर, उसका नाम, उसकी छवि, यह सब कुछ साफ तौर पर जनता को याद दिलाता था कि असली सत्ता किसके पास है। राजाओं ने सिक्कों के जरिए खुद को अमर बनाने की कोशिश की। जब भी कोई व्यापारी किसी से सौदा करता, जब भी किसी किसान को मेहनताना मिलता, जब भी कोई गरीब अपने पास के आखिरी सिक्के को संभाल कर रखता, हर बार वह अनजाने में उस शासक की ताकत को स्वीकार करता। यह सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक नियंत्रण था, एक साइलेंट डोमिनेशन। और इस पूरे खेल में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जनता ने इसे स्वीकार किया, क्योंकि सिक्के ने जीवन को आसान बनाया था। लेकिन इसी के साथ सत्ता अब सिर्फ तलवार के बल पर नहीं, सिक्के के बल पर चलने लगी। वह राजा जो ज्यादा सिक्के ढाल सकता था, ज्यादा क्षेत्र पर अधिकार जमा सकता था। मुद्रा की आपूर्ति अब एक पॉलिटिकल वेपन बन चुकी थी, कभी विस्तार के लिए, कभी युद्ध के लिए, और कभी जनता को कर्ज में डुबोने के लिए। सिक्कों के जरिए एक ऐसा भ्रम भी रचा गया, एक इल्यूजन ऑफ वैल्यू, जहां लोग यह सोचने लगे कि किसी राजा का सिक्का दूसरे से ज्यादा मूल्यवान है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसमें ज्यादा सोना था, बल्कि इसलिए कि उस राजा की सत्ता ज्यादा बड़ी थी। यानी पैसा अब सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान का माध्यम बन चुका था। डेविड मैकविलियम्स इस पूरे परिवर्तन को एक तरह की ह्यूमन मैनिपुलेशन मानते हैं, एक ऐसी चाल जहां सत्ता ने हमारी जरूरतों को अपनी शक्ति का जरिया बना लिया, और हम आम लोग उस खेल के मोहरे बन गए जो हर दिन अपने हाथ में लिए सिक्कों को अपनी मेहनत की पहचान समझते रहे, जबकि असल में वो किसी और की ताकत का झंडा थे। इस कहानी को सुनते हुए आप शायद अपने बटुए की तरफ देखेंगे और सोचेंगे, क्या आज भी हम किसी और की ताकत को अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं? क्या आज भी वो करेंसी नोट हमारे हाथ में सत्ता की कोई अदृश्य छाया लेकर चल रहा है? राजा बदल गए हैं, सिक्कों की जगह नोट और डिजिटल पेमेंट आ गए हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हम पैसे को चलाते हैं, या अब भी कोई राजा जो दिखता नहीं हमें चला रहा है? चैप्टर 4, सोना, लालच और युद्ध। कभी आपने सोचा है कि एक चमकती हुई धातु जिसे खाया नहीं जा सकता, जो प्यास नहीं बुझा सकती, जो शरीर को ढक नहीं सकती, आखिर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी कैसे बन गई? सोना सिर्फ एक धातु नहीं, सदियों से इंसानी लालच, सत्ता और युद्ध का प्रतीक रहा है। ये चमकती हुई चीज इंसान के दिलो दिमाग पर ऐसा जादू कर बैठी कि लोगों ने इसके लिए अपना घर जलाया, रिश्ते तोड़े, और यहां तक कि पूरी की पूरी सभ्यताओं को खून से रंग दिया। जब राजाओं ने महसूस किया कि सोना केवल सजावट नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल वैल्यू बन चुका है, तब उन्होंने इसे अपनी सत्ता की नींव बना लिया। जिनके पास ज्यादा सोना, उनके पास ज्यादा ताकत। और फिर शुरू हुई एक ऐसी दौड़ जिसमें इंसान ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया। सोने की वजह से बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए, और उसी की वजह से मिट्टी में भी मिल गए। इतिहास गवाह है, स्पेनिश विजेता जब दक्षिण अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने वहां के सभ्य, शांतिप्रिय लोगों को केवल इसलिए काट डाला क्योंकि उनकी धरती सोने से भरी हुई थी। अमेरिका की जमीनें, अफ्रीका की खदानें, एशिया की नदियां, सब कुछ लालच की आग में झोंक दिया गया। ये वो दौर था जब सोना सिर्फ दौलत नहीं, पावर बन चुका था। जिसने जितना लूटा वो उतना महान कहलाया। इंसान अब ईमानदारी से नहीं, तलवार के दम पर अमीर बनने लगा। युद्ध अब धार्मिक या क्षेत्रीय कारणों से नहीं, बल्कि खजानों के लिए लड़े जाने लगे। राजाओं के बीच होड़ थी, कौन ज्यादा सोना इकट्ठा कर सकता है, कौन ज्यादा मुद्रा ढाल सकता है, कौन ज्यादा राज कर सकता है। सोचिए, वो सैनिक जो मैदान में जान दे रहा था,
उसे नहीं पता था कि वह किसी राजा की सत्ता के लिए नहीं, बल्कि उसके खजाने के लिए मर रहा है। वो आम नागरिक जो कर चुका था अपना सब कुछ, सिर्फ इसलिए क्योंकि राज्य को और सोना जमा करना था ताकि कोई दूसरा राजा उस पर हमला न कर दे। डेविड मैकविलियम्स इस पूरे दौर को एक ऐसी मानसिकता से जोड़ते हैं जो आज भी हम में जिंदा है। मोर इज बेटर। जितना ज्यादा सोना उतनी ज्यादा इज्जत, जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा आदमी। आज भले ही हम फिजिकल गोल्ड की बजाय डिजिटल वेल्थ जमा कर रहे हों, लेकिन हमारा मन अब भी उसी ओल्ड साइकोलॉजी से चलता है जो सिखाता है कि वैल्यू उस चीज में है जो चमकती है, भले ही उसमें जीवन ना हो। यही वजह है कि आज भी जब कोई परिवार थोड़ी सी ज्वेलरी खरीदता है तो वो सिर्फ जेवर नहीं लेता, वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और प्रेस्टीज खरीदता है। और यही तो असली खेल है। सोने की असली कीमत उसकी चमक में नहीं, उस भ्रम में है जो वो इंसान के मन में पैदा करता है। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, यह हमारी आज की मानसिकता का आईना है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम उस दौर से बाहर आ पाए हैं, या आज भी कहीं ना कहीं हम उसी सोने के पीछे भाग रहे हैं जिसने इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ा, बांटा और लड़वाया। सोने की चमक ने दुनिया को जगमगाया नहीं, उसने दुनिया को जलाया। चैप्टर 5, बैंकों की ताकत। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे से शहर में रहते हैं। आपने सालों की मेहनत से कुछ पैसे बचाए हैं, कभी त्योहारों में खर्च नहीं किया, कभी नए कपड़े नहीं लिए, कभी शौक नहीं पूरे किए, बस थोड़ा थोड़ा बचाया। अब आप उस पैसे को लेकर एक बड़ी सी इमारत में जाते हैं जहां एक शख्स मुस्कुराते हुए आपका स्वागत करता है और कहता है, हम आपके पैसों की सुरक्षा करेंगे। आप उस पर भरोसा कर लेते हैं क्योंकि उस इमारत के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा है बैंक। आप उस दरवाजे से बस पैसे जमा करने गए थे, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि उस पल से आप एक इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। एक ऐसा सिस्टम जो हर पल आपके और पूरी दुनिया के जीवन को चला रहा है। बैंक एक ऐसा शब्द जिसे हम रोज सुनते हैं, लेकिन शायद उसकी असली ताकत को महसूस नहीं कर पाते। यह सिर्फ कोई पैसा जमा करने की जगह नहीं है, यह विश्वास का किला है जहां दुनिया के अरबों लोग अपना सब कुछ सौंप देते हैं, ये मानकर कि सब कुछ सुरक्षित है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस दिन से बैंक अस्तित्व में आए, उसी दिन से उन्होंने पैसे को उसकी मूल स्थिति से आगे बढ़ाकर मल्टीप्लाइंग फोर्स में बदल दिया। बैंक ने इंसानी कल्पना को नया आयाम दिया जब उन्होंने पाया कि वो जमा किए गए पैसों को उधार देकर भी मुनाफा कमा सकते हैं। अब वो सिर्फ हमारे पैसों को नहीं रख रहे थे, वो उन्हें घुमा रहे थे, बढ़ा रहे थे और अपनी शर्तों पर इस्तेमाल कर रहे थे। सोचिए, एक आदमी अपने खून पसीने की कमाई बैंक में जमा करता है और वहीं से कोई दूसरा उसे उधार लेकर एक नया बिजनेस खड़ा कर लेता है। यह चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे की ताकत है क्रेडिट सिस्टम, जो बैंकिंग की असली रीढ़ है। लेकिन सवाल यह है, जब बैंक हर लेन देन का केंद्र बन जाते हैं, तो क्या वो हमारे जीवन के भी मालिक नहीं बन जाते? डेविड मैकविलियम्स इस बात को बड़ी स्पष्टता से सामने लाते हैं कि कैसे बैंकों ने धीरे धीरे सिर्फ अर्थव्यवस्था को नहीं, बल्कि राजनीति, समाज और संस्कृति तक को प्रभावित करना शुरू कर दिया। अब सरकारें भी बैंकों पर निर्भर हो गईं। वो कर्ज लेती हैं, योजनाएं चलाती हैं और जनता को चलने वाला पैसा बैंकिंग व्यवस्था के जरिए ही देती हैं। और जब सब कुछ इसी एक ढांचे पर टिक गया, तब बैंकों ने अपनी शर्तें तय करना शुरू कर दिया। ब्याज दरें अब सिर्फ व्यापारिक निर्णय नहीं थीं, ये आम आदमी के सपनों का गणित बन गईं। कोई घर खरीदना चाहता था, कोई दुकान खोलना चाहता था, कोई बेटी की शादी के लिए लोन लेना चाहता था, और उन सब के बीच एक बैंक था जो तय कर रहा था कि कौन सा सपना कब, कैसे और कितने में पूरा होगा। बैंकों की यह ताकत इतनी गहरी है कि उन्होंने मनी के मायने ही बदल दिए। अब पैसा सिर्फ वह नहीं जो जेब में है, बल्कि वह भी है जो आपने लोन में लिया है, जो आपके कार्ड में है, या जो आपके खाते में बस एक डिजिटल नंबर की तरह दिखता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो बिना तलवार, बिना सेना, बिना किसी चुनाव के पूरी दुनिया पर राज कर रही है। और शायद यही कारण है कि जब भी कोई बैंक डगमगाता है तो पूरी दुनिया की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि हम सब उस एक खंभे पर टिके हैं जिसे हम समझते तो हैं, लेकिन पूरी तरह जानते नहीं। यह समझना जरूरी है कि बैंक किसी इमारत का नाम नहीं है, यह इंसानी भरोसे की सबसे जटिल, सबसे प्रभावशाली और सबसे चुपचाप चलने वाली ताकत है। और जब यह ताकत संतुलन में हो तो समाज तरक्की करता है, लेकिन जब यह शक्ति सीमाएं लांघने लगे
तो फिर 2008 जैसे आर्थिक तूफान आते हैं जो केवल कंपनियों को नहीं बल्कि आम लोगों के सपनों, घरों और जिंदगियों को बहा ले जाते हैं। तो अगली बार जब आप बैंक जाएं तो बस एक पल को सोचिए, क्या आप वहां सिर्फ पैसा जमा करने जा रहे हैं या फिर अपनी मेहनत और सपनों को एक ऐसी व्यवस्था में सौंप रहे हैं जो बहुत कुछ देती भी है और बहुत कुछ ले भी लेती है। चैप्टर 6, कागज के वादे और आर्थिक विश्वास। कभी आपने उस नोट को गौर से देखा है जो आपके पर्स में रखा है? 500 का, 2000 का या शायद कोई पुराना मुड़ा तोड़ा 10 का नोट। उसके ऊपर कुछ लिखा होता है, मैं धारक को 500 अदा करने का वचन देता हूं। अब जरा सोचिए, एक साधारण कागज का टुकड़ा जिस पर सिर्फ कुछ प्रिंटेड डिजाइन और एक दस्तखत है, आखिर इसकी इतनी कीमत क्यों है? क्यों दुकानदार इसे लेकर आपको सामान दे देता है? क्यों कोई मजदूर दिन भर की मेहनत के बदले इसे थामकर मुस्कुराता है? असल में यह जो नोट है वो कोई असली वैल्यू नहीं रखता। इसका मूल्य हम सबके सामूहिक विश्वास से आता है। यह सिर्फ एक प्रॉमिस है, एक बिलीफ सिस्टम, एक कल्पना जिसे पूरी मानव सभ्यता ने सच मान लिया है। पैसे की इस यात्रा में जब सिक्के भारी हो गए, जब व्यापार लंबी दूरियों तक फैल गया, तब इंसान को ऐसे माध्यम की जरूरत पड़ी जो हल्का हो, आसान हो और जिसे हर कोई मान्यता दे। और तभी शुरू हुआ कागजी मुद्रा का युग। शुरुआत में इन नोट्स को बैंकों ने इश्यू किया, वो भी सोने या चांदी के बदले। यानी आप बैंक को सोना दो और वो बदले में एक कागजी पर्ची दे दे कि आपका इतना सोना हमारे पास सुरक्षित है। लेकिन ये जो कागज का वादा था वो धीरे धीरे पैसे की नई परिभाषा बन गया। समय बीता और कागज की ये पर्चियां खुद में मुद्रा बन गईं। अब ये सिर्फ सोने का प्रतिनिधित्व नहीं करती थीं, बल्कि खुद मूल्य बन चुकी थीं। लोगों ने सोचना बंद कर दिया कि इनके पीछे असली संपत्ति है या नहीं, क्योंकि सबका ध्यान अब सिर्फ उस वादे पर था जो सरकार या बैंक ने किया था। और यही वह मोड़ था जहां से इकोनॉमिक ट्रस्ट नाम की एक अदृश्य डोर ने पूरी दुनिया को बांध दिया। सोचिए, एक बच्चा जब पहली बार किसी से कुछ खरीदता है और बदले में नोट देता है तो वह असल में एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ फेथ में प्रवेश करता है, बिना जाने बिना समझे, बस देखकर कि उसके माता पिता ऐसा करते हैं तो थे। और यही है पैसे की सबसे गहरी ताकत। ये आंखों से नहीं, दिल और दिमाग से चलता है। पर यह विश्वास जितना मजबूत लगता है उतना ही नाजुक भी है। जब लोग डर जाते हैं, जब बैंक का भरोसा टूटता है, जब सरकारें जवाब नहीं देती, तो यही नोट, यही कागज सिर्फ एक बेजान टुकड़ा बनकर रह जाता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ जब पूरा देश आर्थिक मंदी में डूब गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों ने कागज के वादों को मानना बंद कर दिया। डेविड मैकविलियम्स बड़ी सादगी से इस बात को समझाते हैं, असली मुद्रा वो नहीं जो आपकी जेब में है, बल्कि वो है जो आपके दिमाग में है। अगर हम मानते हैं कि पैसा है तो वह है, अगर हम नहीं माने तो वह कुछ नहीं। आज जब हम डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, बिना नोट देखे, बिना सिक्का गिने, तब यह विश्वास और भी गहरा हो गया है। अब तो पैसा पूरी तरह वर्चुअल हो चुका है। स्क्रीन पर सिर्फ नंबर हैं और हम उन्हें ही अपनी मेहनत, अपना भविष्य, अपनी पहचान मान बैठे हैं। पर कभी कभी जरूरी होता है रुककर सोचना, क्या हम उस कागजी वादे में यकीन कर रहे हैं या फिर बस उस दौड़ में भाग रहे हैं जहां विश्वास का मतलब हम भूल चुके हैं। नोट के हर शब्द के पीछे एक कहानी है, डर की, उम्मीद की और सबसे बढ़कर विश्वास की। और जब तक यह विश्वास जिंदा है, तब तक वो कागज, चाहे कितना भी फटा हो, पुराना हो या हल्का हो, हमारी दुनिया को चलाता रहेगा। चैप्टर 7, आर्थिक मंदी और बाजार की तबाही। कल्पना कीजिए, एक बसलिंग शहर जहां लोग रोज ऑफिस जाते हैं, बाजारों में भीड़ लगी रहती है, घर बन रहे हैं, शादियां हो रही हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हर तरफ रौनक है, सब कुछ सामान्य लग रहा है। मगर अचानक एक दिन जैसे जमीन खिसक जाती है। नौकरी करने वाला व्यक्ति हाथों में टर्मिनेशन लेटर लिए घर लौटता है। दुकानदार का स्टॉक धूल खा रहा होता है, खरीदार गायब हैं, बैंकों के बाहर लंबी लाइनें लगती हैं, लेकिन अंदर पैसे नहीं होते। शेयर बाजार धराशायी हो जाता है। और इस सब के बीच लोगों की आंखों में डर, माथे पर चिंता और दिल में असहायता। इसी को कहते हैं आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक रिसेशन। और जब यह मंदी गंभीर रूप लेती है तो उसे कहा जाता है बाजार की तबाही, मार्केट कोलैप्स।
डेविड मैकविलियम्स इस काले सच की तहों में जाकर हमें यह समझाते हैं कि आर्थिक मंदी कोई अचानक आई आपदा नहीं होती। यह इंसानों की बनाई हुई उस व्यवस्था का ही हिस्सा है जो मूल रूप से लालच, डर और भ्रम पर टिकी होती है। चाहे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हमारी पूरी फाइनेंशियल सिस्टम एक कांच की दीवार है, दूर से चमकदार पर जरा सा दबाव पड़ते ही चकनाचूर। इतिहास में झांकें तो हमें बार बार ऐसे दौर देखने को मिलते हैं। 1929 की ग्रेट डिप्रेशन, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सब सिर्फ आंकड़ों की कहानियां नहीं थीं, बल्कि करोड़ों आम लोगों की जिंदगी की तबाही थी। जिनके पास कल तक घर था आज सड़क पर हैं, जिनके पास जॉब थी अब बेरोजगारी में डूबे हैं, जिनके सपने ऊंचाइयों को छू रहे थे आज वे सपने टूटे शीशों की तरह बिखरे पड़े हैं। असल में मंदी तब आती है जब बाजार में भावनाएं हावी हो जाती हैं। लालच की भावना जब लोगों को जरूरत से ज्यादा निवेश करने पर मजबूर करती है, जब बैंक बिना जांच किए लोन बांटने लगते हैं, जब लोग सोचने लगते हैं कि कीमतें कभी नहीं गिरेंगी। लेकिन हर उछाल की एक सीमा होती है, और जब वो सीमा टूटती है तब गिरावट भी उतनी ही तेज होती है। ऐसे समय में जो चीज सबसे पहले टूटती है वो होती है ट्रस्ट, यानी विश्वास। कंपनियों पर से, बैंकों पर से, यहां तक कि अपनी खुद की कमाई पर से एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। एक का नुकसान दूसरे की बर्बादी बन जाता है। मंदी के समय सबसे ज्यादा चोट उन पर पड़ती है जो इस पूरी आर्थिक संरचना को बनाने में शामिल नहीं थे। आम लोग, एक किसान जो बैंक से लोन लेकर जमीन जोत रहा था, एक युवा जो पहली बार नौकरी की शुरुआत कर रहा था, एक महिला जो छोटे स्केल पर सिलाई का काम करती थी। उनके सपनों को वो लोग कुचल देते हैं जिनके लिए पैसा सिर्फ एक गेम है। डेविड मैकविलियम्स हमें याद दिलाते हैं कि हम ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं जहां एक इनविजिबल फोर्स, जिसे हम मार्केट सेंटिमेंट कहते हैं, करोड़ों जिंदगियों को दिशा देता है। यह फोर्स कोई रियल चीज नहीं, बल्कि भावनाओं, अफवाहों, उम्मीदों और डर का मिला जुला परिणाम है। लेकिन ऐसे अंधेरे दौर में भी उम्मीद की एक किरण होती है। जैसे जैसे समय बीतता है लोग फिर से उठते हैं, गवर्नमेंट्स हस्तक्षेप करती हैं, बाजार दोबारा सांस लेते हैं और सिस्टम को एक बार फिर से खड़ा किया जाता है। लेकिन हर बार जब यह चक्र दोहराया जाता है, एक सवाल रह जाता है, क्या हम कुछ सीख पाए? क्या अगली बार हम ज्यादा समझदारी से काम लेंगे? आर्थिक मंदी कोई अंत नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक वेकअप कॉल। यह हमें बताता है कि ब्लाइंड ट्रस्ट और अनकंट्रोल्ड ग्रीड किस तरह पूरी दुनिया को डरा सकती है। और शायद सबसे बड़ा सबक यही है, पैसे का खेल सिर्फ अकाउंट्स और ग्राफ्स का नहीं है, यह इंसानियत, भावना और जिम्मेदारी का भी खेल है। तो अगली बार जब आप खबरों में सुने कि बाजार गिरा या अर्थव्यवस्था मंदी में है, तो बस इतना याद रखिए, इसके पीछे सिर्फ नंबर नहीं, लाखों लोगों की कहानियां हैं और शायद आपकी भी। चैप्टर 8, डिजिटल पैसा और भविष्य की करेंसी। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं, एक ऐप खोलते हैं और बस कुछ सेकंड्स में दूध वाले का पेमेंट, ऑनलाइन ग्रोसरी का बिल और अपने दोस्त को उधार भेजा हुआ पैसा, ऑल डन। ना कोई सिक्का, ना कोई नोट, ना कोई लंबी लाइन, ना बैंक की परछाई। पैसा अब कागज या धातु नहीं, बल्कि 0 और 8 में बहता डिजिटल अनुभव बन चुका है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पैसे को छूना अब जरूरी नहीं रहा, उसका होना बस स्क्रीन पर दिखाई देने वाला एक नंबर बन चुका है। डेविड मैकविलियम्स हमें इस बदलती दुनिया के पीछे छिपी बड़ी कहानी से जोड़ते हैं, उस क्रांति से जो पैसे को सिर्फ एक लेन देन के जरिए से हटाकर अब पूरे समाज को रीडिफाइन कर रही है। डिजिटल पैसा अब महज कन्वीनियंस नहीं, बल्कि एक कल्चरल शिफ्ट है। ऐसा बदलाव जहां करेंसी सिर्फ एक माध्यम नहीं, बल्कि एक भाषा बन गई है जो एल्गोरिदम्स के जरिए बोली जाती है, ब्लॉकचेन पर ट्रस्ट करती है और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की जगह डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स को अपनाती है। आज जब आप यूपीआई से चाय वाले को पेमेंट करते हैं या कोई टीनेजर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता है, तब वह अननोइंगली एक ऐसी क्रांति का हिस्सा बन रहा है जो भविष्य की करेंसी की नींव रख रही है, जहां बैंक्स अब गेटकीपर नहीं रहेंगे और ट्रांजैक्शंस ह्यूमन वैलिडेशन के बिना भी ट्रस्ट से भरे होंगे। लेकिन इस नए युग की शुरुआत कोई आसान या सीधी रेखा नहीं रही। जब पहली बार किसी ने बिटकॉइन की कल्पना की तो लोग हंसे थे। पैसा जो दिखता नहीं, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं, हैक भी हो सकता है। ऐसे सवालों और डर ने इस इनोवेशन को शक और विरोध की दीवारों में घेर लिया। लेकिन धीरे धीरे
जैसे जैसे दुनिया फाइनेंशियल कंट्रोल से बाहर निकलने की चाह में डिजिटल डिसेंट्रलाइजेशन की ओर झुकी, इस नए पैसे ने अपनी जगह बनानी शुरू की। क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एनएफटी, ये सब बज़वर्ड्स नहीं हैं। ये उस आग की चिंगारियां हैं जो पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को फिर से गढ़ रही हैं। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब पैसा सिर्फ सरकारों या राजाओं की मोहर वाला टुकड़ा नहीं रहा। अब ये हर उस व्यक्ति का हथियार है जो सिस्टम से बाहर जाकर अपना कंट्रोल चाहता है। लेकिन इस जर्नी में डर भी है। क्या डिजिटल पैसा सेफ है? क्या प्राइवेसी बची रहेगी? अगर सब कुछ वर्चुअल है तो रियल वैल्यू का क्या होगा? डेविड मैकविलियम्स इन गहराइयों में उतरते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि जितनी तेज ये डिजिटल दौड़ है, उतनी ही जरूरी है समझदारी। डिजिटल करेंसीज एक अवसर हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, ग्लोबल इंक्लूजन और नए आइडियाज को जन्म देने का। लेकिन साथ ही ये एक टेस्ट भी हैं कि हम इंसान अपने लालच, अपने डर और अपने कंट्रोल की चाहत को कैसे बैलेंस करते हैं। क्योंकि पैसे का भविष्य अब सिर्फ सिस्टम या सरकार के हाथों में नहीं, बल्कि उस स्मार्टफोन में है जो हर किसी की जेब में है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? चैप्टर 9, पैसा और असमानता। जरा सोचिए, एक ही शहर में दो जिंदगियां चल रही होती हैं। एक तरफ वो इंसान जो हर दिन लग्जरी कार्स में घूमता है, हाई राइज बिल्डिंग्स के पेंट हाउस में रहता है और रात का खाना लाखों की कीमत वाले रेस्टोरेंट्स में खाता है। वहीं दूसरी ओर कोई है जो उसी शहर की सड़कों पर ठंड में सिकुड़ता है, दिन भर मेहनत करता है, फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाता है। दोनों इंसान हैं, दोनों सांस लेते हैं, लेकिन उनके बीच खड़ी है एक अदृश्य दीवार जिसका नाम है पैसा और असमानता, यानी वेल्थ इनइक्वालिटी। डेविड मैकविलियम्स की बातों से साफ होता है कि पैसा कभी भी सिर्फ एक माध्यम नहीं रहा लेन देन का। वो एक ताकत है, एक कंट्रोल है और अक्सर एक डिवाइड भी है। जब कुछ लोगों के पास इतना पैसा होता है कि वो अगली 3 पीढ़ियों तक बिना काम के जी सकते हैं और दूसरी तरफ कोई आज की जरूरतें पूरी करने के लिए भी संघर्ष कर रहा हो, तब समझ आता है कि असमानता महज स्टैटिस्टिक्स नहीं, बल्कि इंसानों की टूटी उम्मीदों की कहानी है। असमानता का जन्म धीरे धीरे होता है। पहले एक छोटा फर्क आता है, किसी के पास थोड़ी ज्यादा जमीन, किसी के पास थोड़ी बेहतर शिक्षा, किसी के पास इनहेरिटेड वेल्थ। फिर वो छोटा फर्क कंपाउंड होता जाता है और कुछ दशकों बाद वो गैप इतना बड़ा हो जाता है कि आम आदमी उसे पार करने का सपना भी नहीं देख सकता। ये वही दौर है जहां गरीब और गरीब होता जाता है और अमीर, क्योंकि सिस्टम ऐसा बना दिया गया है जहां पैसा पैसा खींचता है। जिनके पास पहले से है उन्हें लोन्स आसानी से मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट के अवसर मिलते हैं, उनके पास एसेट्स होते हैं जो समय के साथ बढ़ते हैं। वहीं जो नीचे खड़ा है वो ईएमआई, इंटरेस्ट रेट और बढ़ती महंगाई की दलदल में फंसा रह जाता है। डेविड मैकविलियम्स हमें ये दिखाते हैं कि कैसे ये असमानता सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि हमारे समाज की आत्मा को चीरने वाला सच है। गरीब बच्चे का सपना अक्सर सिर्फ इसलिए टूट जाता है क्योंकि उसकी फीस भरने वाला कोई नहीं होता। किसी प्रतिभाशाली युवा का आइडिया फंडिंग के अभाव में दम तोड़ देता है और किसी मां की आंखें इसलिए नम रहती हैं क्योंकि वो अपने बच्चे को वो जिंदगी नहीं दे पाती जो उसने सोची थी। यह असमानता धीरे धीरे विश्वास को भी तोड़ती है, सिस्टम पर से, मेरिट पर से और कभी कभी इंसानियत पर से भी। जब इंसान खुद को पावरलेस महसूस करता है, जब उसे लगता है कि चाहे जितना मेहनत कर लो सिस्टम तुम्हारे फेवर में नहीं है, तब समाज में गुस्सा पनपता है, असंतोष बढ़ता है और विश्वास का पतन होता है। फिर यह सवाल उठता है, क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? शायद हां, लेकिन पहली शर्त है हमें इस असमानता को स्वीकार करना होगा, इसे समझना होगा और फिर मिलकर ऐसे कदम उठाने होंगे जो पावर और अपॉर्चुनिटी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकें। शिक्षा, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल एक्सेस, ये सब हथियार बन सकते हैं इस डिवाइड को मिटाने के। हमारा फ्यूचर तभी सुंदर होगा जब वो सबका होगा। पैसा अगर कुछ लोगों तक सिमटा रहा तो वो शक्ति नहीं, विष बन जाएगा। लेकिन अगर उस पैसे को सही दिशा दी जाए, सही हाथों तक पहुंचाया जाए, तो वो बदल सकता है हजारों जिंदगियां। क्योंकि आखिर में असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, वो होती है एक ऐसा समाज बनाने में जहां हर इंसान को बराबरी का सपना देखने का हक मिले। चैप्टर 10, क्या हम पैसे को चला रहे हैं या पैसा हमें?
कल्पना करो एक ऐसे आदमी की जो दिन रात मेहनत करता है, हर सुबह जल्दी उठता है, ट्रैफिक में फंसकर ऑफिस पहुंचता है, डेडलाइंस में जीता है और महीने के अंत में उसकी सारी तनख्वाह बिलों, ईएमआई और खर्चों में उड़ जाती है। फिर भी वो अगले महीने उसी साइकिल में लौट आता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन की दिशा अब वो खुद तय नहीं करता, वो दिशा अब पैसा तय करता है। डेविड मैकविलियम्स हमें इसी कड़वी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। क्या हम पैसा चला रहे हैं या पैसा हमें चला रहा है? आज हम सब एक इनविजिबल रेस में भाग रहे हैं जहां मंजिल क्या है शायद किसी को भी नहीं पता, लेकिन दौड़ जरूर जारी है और उसका नाम है पैसा कमाने की होड़। बचपन में हमें सिखाया गया कि पैसा जरूरी है और सच भी है, लेकिन कब यह जरूरत एडिक्शन बन गई पता ही नहीं चला। अब पैसा सिर्फ जरूरत पूरी करने का जरिया नहीं है, बल्कि पहचान, सम्मान, स्टेटस और सफलता का मापदंड बन चुका है। हम लोगों से नहीं पूछते कि वो खुश हैं या नहीं, हम पूछते हैं क्या करते हो, कितना कमाते हो और कहां रहते हो। इंसान आज खुद को उस स्क्रीन पर स्क्रॉल करता पाता है जहां हर कोई अपनी जिंदगी का चमकदार हिस्सा दिखा रहा है। नई गाड़ियां, महंगे वेकेशंस, ब्रांडेड कपड़े, और फिर कंपैरिजन की आग हमारे भीतर भी जल उठती है। हम ये नहीं सोचते कि क्या हम खुश हैं, हम बस ये सोचते हैं कि क्या हमारे पास उतना है जितना दूसरों के पास है। डेविड मैकविलियम्स इस बात को बहुत गहराई से समझाते हैं कि कैसे पैसा अब एक टूल नहीं रहा, वो अब एक मास्टर बन चुका है जो हमारे डिसीजंस को, रिलेशनशिप्स को और यहां तक कि हमारे मॉरल्स को भी कंट्रोल करने लगा है। हम करियर चुनते हैं, रिश्ते बनाते हैं, शहर बदलते हैं, सब कुछ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा उन फैसलों की इनविजिबल स्ट्रिंग पकड़े खड़ा है। इसका मतलब यह नहीं कि पैसा बुरा है, पैसा अब भी एक जरूरी रिसोर्स है, लेकिन सवाल यह है क्या हम उस रिसोर्स को यूज कर रहे हैं या वो हमें कंज्यूम कर रहा है। एक समय था जब इंसान पैसा कमाता था ताकि वो खुश रह सके। आज इंसान खुश रहने का वक्त नहीं निकाल पाता क्योंकि वो सिर्फ पैसा कमा रहा होता है। वो बच्चों के साथ खेलने का वादा करता है लेकिन ओवर टाइम में फंस जाता है। वो अपने माता पिता से मिलने का सोचता है लेकिन टारगेट्स उसे रोक लेते हैं और धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक ऐसे हैमस्टर व्हील में बदल जाती है जहां दौड़ तो बहुत है लेकिन ठहराव कहीं नहीं। इस सोच से बाहर निकलना आसान नहीं है लेकिन मुमकिन है। हमें फिर से यह समझने की जरूरत है कि पैसा हमारे लिए है, हम उसके लिए नहीं। अगर हमारी मेहनत, हमारा समय, हमारी मानसिक शांति सिर्फ डिजिट्स बढ़ाने में चली जाए तो वो डिजिट्स चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। असल आजादी तब मिलती है जब हम पैसा कमाएं लेकिन उसे अपने फैसलों पर हावी ना होने दें। जब हम पैसा कमाएं लेकिन अपनी पहचान उससे न जोड़ें। जब हम पैसा कमाएं लेकिन उसे अपनी खुशियों से बड़ा न समझें। क्योंकि आखिर में सवाल यह नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, असली सवाल यह है कि उस पैसे ने आपको कितना इंसान बनाए रखा। तो दोस्तों, पैसे की यह कहानी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि हमारी सोच, समाज और रिश्तों की भी कहानी है। अगर आपको यह वीडियो कुछ सोचने पर मजबूर कर गया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि पैसा आपको चला रहा है या आप पैसे को, और ऐसे ही सोच बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।